बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों जंग में मुफ्तला होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और नेतन्याहू साहब जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनके तेवर भी बदले बदले लग रहे हैं। एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर आंच आई, मुझे हल्का सा भी खतरा हुआ, तो मैंने अपने अधिकारियों को, अपने जनरल्स को यह आदेश दे दिया है कि नक्शे से ईरान को मिटा दे। इसके कुछ वक्त बाद नेतन्याहू का भी बयान आता है। वो कहते हैं कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उन पर जो रिटेलिएशन होगा वो अभूतपूर्व होगा, ऐतिहासिक होगा। इतिहास में कभी भी किसी ने इस तरह का हमला किसी मुल्क पर नहीं देखा होगा। बड़ा सवाल ये आज के एक्सप्लेनर में बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक हफ्ते पहले तक जो नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मेहरबान हो रहे थे, वहाँ की प्रजा, वहाँ की आवाम, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ मची कत्लो गारत के लिए, वहाँ के सूखे के लिए, वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ के भ्रष्टाचार के लिए, वहाँ के इन्फ्लेशन के लिए जो फिक्रमंद थे, अचानक तेवर, भ्रिकुटियाँ तन क्यों गई हैं? एक हफ्ते पहले ट्रंप का ये बयान आया व्हाइट हाउस की ओर से। उन्होंने कहा कि ईरान में हालात अब बेहतर हो रहे हैं। ईरान में जिन लोगों को फांसी दी जानी थी उन पर अब दया दिखाती सरकार दिख रही है, सड़कों पर अब शांति है। तो हमें लगता है कि ईरान पर हमें हमला नहीं करना होगा, लेकिन अगर फांसी दी जाती तो ईरान को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। नेतन्याहू की मुलाकात, वर्चुअल एक मीटिंग होती है ट्रंप और नेतन्याहू की, और दोनों के बीच बात होती तो नेतन्याहू कहते कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है ईरान पर हमला करने का। जरा समझिए, नेतन्याहू अपने निजी विमान से अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। पीछे ले चलता हूं 2025, बीते साल, जब ईरान पर पहले फेज का अटैक नेतन्याहू ने इजराइल में किया, तो आपको याद होगा कि नेतन्याहू अपने निजी विमान से, अपने ऑफिशियल जेट से कहीं चले गए थे किसी अननोन लोकेशन पर, और तभी हमले शुरू हुई। महीना भर ये जंग चली जिसमें ईरान ने भी रिटेलिएशन किया। आयरन डोम के बहुत सारे इंटरसेप्टर्स ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए मिसाइलें तेल अवीव और इसके अलावा ख्वातखून वाला जो इलाका है, गजा का बॉर्डर वाला जो इलाका है, यरूशलेम का जो इलाका है, न्यूद व्योद का जो इलाका है इजराइल के, वहाँ पर बहुत सारी मिसाइलें गिरी और लोगों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि एक हफ्ते का आपको हम वक्त देते हैं, एक हफ्ते के बाद हम आपसे बात करेंगे, और बहुत मुमकिन है कि ईरान इजराइल के बीच पीस टॉक्स जो प्रिवेल कराने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, सो कॉल्ड पीस टॉक जिसे हम कहते हैं, यानी अमेरिका कहता तो कि हम शांति प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, दो देशों को मुफ्तला कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन 2 दिन बाद ही B-2 बॉम्बर पहुंचते हैं ईरान के अलग अलग खितों में, अलग अलग इलाकों में। वहाँ पर जहाँ जहाँ ये अंदाज़ा था, ये शक था कि वहाँ पर ईरान के एटॉमिक वेपन्स हो सकते हैं, उनकी मिसाइलें हो सकती हैं बेसमेंट में, वहाँ पर यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ पर B-2 बॉम्बर ने हमला किया और पूरे ईरान को तबाह और बर्बाद कर दिया। यानी एक हफ्ते पहले नेतन्याहू और ट्रंप कहते हैं कि शांति से रहिए, अभी हमला नहीं कर रहा, लेकिन पीछे क्या चल रहा था वो भी समझिए। 2 सबसे बड़े दुनिया के वॉरशिप, जिनको एटॉमिक वॉरशिप्स कहते हैं, USS अब्राहम लिंकन जो कि साउथ चाइना सी में खड़ा था, वो चाइना से होता हुआ खाड़ी देशों की तरफ बढ़ने लगा। इस बात को 5 दिन हो चुके हैं। इसके अलावा एक और वॉरशिप जो US जॉर्ज W बुश के नाम पर था, एक एयरक्राफ्ट करियर, वो भी खाड़ी देशों की तरफ बढ़ रहा था। 5 दिन 6 दिन के अंदर ये दोनों वॉरशिप ऑलमोस्ट अब खाड़ी देशों में पहुंचने वाली। खाड़ी देशों में कौन सा इलाका जहां से ईरान पर हमला करना बहुत आसान होगा, क्योंकि अमेरिका अपने फौज ईरान में नहीं उतारना चाहती। जब भी ईरान पर हमला होगा, ये हवाई हमला होगा, लेकिन इंटरसेप्टर हमला करेंगे, ड्रोन हमला करेंगे, बहुत प्रिसाइज अटैक होगा। और इसीलिए अब दोनों वॉरशिप खाड़ी देशों में लगभग पहुंच चुके हैं। ईरान को भी लंबा वक्त मिल गई, लंबा मियाद मिल गया आयरन डोम को फिल करने का, अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का, तैयारियां करने का, यानी मुकम्मल तैयारी अब हो चुकी है। इसीलिए दोनों नेताओं के सुर बदले हुए हैं। नेतन्याहू कहते हैं अभूतपूर्व हमला होगा, ऐतिहासिक हमला होगा। ट्रंप कहते हैं कि नक्शे से ईरान को मिटा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खामनेई साहब के, जो कि वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, अयतुल्ला खामनेई, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। वो आते हैं सामने, अमेरिका को धमकाते हैं, और साथ ही साथ ईरानी जनरल ने क्या कहा कि अगर गलत इरादे से कोई हाथ बढ़ता है खामनेई के तरफ, उस हाथ को काट दिया जाएगा, पूरी दुनिया में आग लगा दी जाएगी। यानी समझिए कि पूरे एशिया सब कॉन्टिनेंट, पूरा मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो वर्ल्ड का है, अब उसमें बहुत तनाव है, क्योंकि हमला अगर ईरान पे होगा तो इसका असर सऊदी अरब पे पड़ेगा, इराक पर पड़ेगा, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट का जो अलग अलग खिता है, जो पोर्शंस हैं, वहाँ पर असर होगा। क्रूड के प्राइसेस बहुत हाई चले जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप अपनी जिद के लिए ईरान को मिटाना चाहते हैं या उसके पीछे कोई टैक्टिकल रीजन है? और बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या ईरान आने वाले वक्त में गजा और सीरिया बनने जा रहा है?
और ये भी सवाल बहुत अहम है कि अगर आप फौजी जब तक ज़मीन पर नहीं उतारेंगे, आप किसी मुल्क को हरा नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तख्ता पलट नहीं कर सकते। आपको गाज़ा का पूरा वाक़या याद है, इजराइल ने ईंट से ईंट बजा दी, चप्पे चप्पे पर हमला किया, तिनका उजाड़ दिया वहाँ का। लेकिन तब भी जो हमास के आतंकवादी थे वो छिपे हुए थे टनल्स के भीतर, अपने बेसमेंट्स में, जहाँ पर उनको फिर जब फील्ड ऑपरेशन हुआ, जब बूट्स ऑन ग्राउंड हुए, उसके बाद इजरायली फोर्सेस ने उन्हें ढूंढ कर तलाश कर मारा। तो क्या ईरान में भी यही करने वाला है अमेरिका? क्या ईरान में इजराइल यही करने वाला है? क्योंकि जंग में जाने की शुरुआत आप करते हैं, जंग में शामिल तो आप हो जाते हैं, लेकिन जंग खत्म करना उन 2 मुल्कों या 3 मुल्कों की बात नहीं होती जो कहते हैं कि जंग बहुत जल्दी खत्म होगी। यूक्रेन और रशिया इसका सबसे जीता जागता और सजीव उदाहरण है। यूक्रेन और रशिया में जंग चल रही है, लेकिन अभी तक वो जंग खत्म नहीं हुई है। कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, और इसीलिए अमेरिका फूक फूक कर कदम रख रहा है। लेकिन पहले वेनेजुएला, लीबिया, सूडान, सीरिया, यमन, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर अब सिविल वॉर की सिचुएशन है। इन सभी कंट्रीज में अमेरिका का दखल रहा है। वहां के पॉलिटिकल रिजिम को तहस नहस किया गया, वहां पर अपने नैरेटिव, अपने बेनिफिट्स के लिए चीजें मैनिपुलेट की गई। अब ईरान को लेकर भी बहुत तनाव है। पाकिस्तान जो खुद को मुस्लिम कंट्रीज का आला कहता है, अपने आप को लीडर बताता है, कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका लीडर पाकिस्तान खुद को बताता है और जताता भी है। नेटो, इस्लामिक नेटो का फॉर्मेशन हो रहा है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान उसमें शामिल है, टर्की भी शामिल होने जा रहा है। और एक फैक्ट आपको बताऊं कि टर्की नेटो ग्रुप का मेंबर है और अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क जिसके पास एक मजबूत पैदल सेना और आर्मी है। साथ ही साथ मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पाकिस्तान अकेला मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो पाकिस्तान पूरे मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर सकता है, लेकिन ईरान के मामले पर वो चुप क्यों है? चुप इसलिए भी है क्योंकि आप पिछलग्गू बने हुए हैं अमेरिका के। फील्ड मार्शल साहब, मुनीर साहब अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक रॉयल डिनर में उनको बुलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ करते हैं, वो अमेरिका की तारीफ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान ने बेहतर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई की। वो ये कहते हैं कि जो जंग रुकी वो मेरी वजह से रुकी। पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट फेज में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। तो इस तरह के नैरेटिव लगातार चल रहे हैं। और एक और बात, छुपी हुई बात, जो आज के एक्सप्लेनर में आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। रशिया और चाइना पीछे से ईरान को सपोर्ट करें, क्योंकि ईरान का जो क्रूड है, कच्चा तेल है, वो बड़े पैमाने पर सबसे ज़्यादा, ये कहें इनफैक्ट कि रशिया और चाइना इंपोर्ट करते हैं। इसलिए चाहे पैसे की मदद हो, चाहे आर्म्स एम्युनिशन की मदद हो, चाहे टैक्टिकल मदद हो, वो सारी मदद रशिया और चीन ईरान को मुहैया करा रहा है। और शायद इसीलिए ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ईरान में अगर हमला होता है और जो ये स्प्रेडिंग्स हो रही हैं, ये जो स्प्रेड हो रहा है, अगर डिप्लोमेटिक डायलॉग्स की बात करें, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की बात करें, तो अगर खामनेई साहब चाहते तो कतर, सऊदी अरेबिया, इन मुस्लिम कंट्रीज़ की मदद से एक डिप्लोमेटिक डायलॉग प्रोक्योर कर सकते थे, क्रिएट कर सकते थे, उसकी शुरुआत कर सकते थे। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो तैयार हैं। उन्होंने अपने आप को मना लिया है, समझा लिया है कि भाई अमेरिका हमारे पर हमला करेगा, हम बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खामनेई साहब एक बंकर के अंदर बैठे हुए हैं, 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर पब्लिक मर रही है, लोग कट रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वहाँ पर खाना नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, बिजली वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, इन्फ्लेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, वहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है, कारोबारी परेशान है, यूथ वहाँ का परेशान है, और वो चाहते हैं कि खामनेई सत्ता से हटें। सवाल ये भी है कि सत्ता से अगर खामनेई हट गए तो अगला सत्ता का जो सुख है, जो कुर्सी का सुख है, वो किससे देंगे? क्या इस काबिल कोई लीडर है जो खामने के बाद ईरान पर बैठ सके, ईरान को बेहतर एक देश बना सके? आपको याद होगा तालिबान के बारे में। अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज हुआ तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे राजनीति सीखी, वो भी सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। तालिबान जो कभी आतंकवादी होता था, अब उनके नेताओं को हम विदेश मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स कहते हैं, तो वो भी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है क्या ईरान पर हमला होने वाला है? क्योंकि जो सिचुएशन हो रही है, जो स्ट्रेस और टेंशन दिखाई दे रही है अलग अलग खितों में, मिडिल ईस्ट से ले लीजिए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर लीजिए, या फिर आप सेंट्रल इंडिया की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह का कम्युनिकेशन इजराइल और अमेरिका की तरफ से हो रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ईरान पर हमला हो सकता है। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने और समझने के लिए आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।